लाइट है यार। लाइट हाँ दोनों दोनों ही लाइट है। हाँ ये ठीक। ठीक है, बस आपके नाम के बस ब्लैक का ही मसला था। बाकी मैंने चेक ही नहीं किया। अच्छा है ऑन। अच्छा जी, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग और उससे रिलेटेड बाकी बातें देखें। हमने भी बात की कि एक इदारे में एक सर्वर और उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए क्लाइंट्स। ये जनाब एसबीआई का मेन कैंपस है, 8 औरंगजेब ब्लॉक वाला। एक लगा हुआ सर्वर और उसके इर्द क्या काम कर रहे हैं? क्लाइंट्स काम कर रहे हैं। 7 नहीं 8 क्लाइंट्स एक सर्वर के साथ क्या है? अटैच्ड है थ्रू अ कॉमन नेटवर्क। थ्रू अ कॉमन नेटवर्क। सर जी, ये जो नेटवर्क कॉमन हम लोगों ने किया है ये कहलाता है इंट्रानेट। क्या कहलाता है? इंट्रा कहते हैं विद इन। इंट्रा कहते हैं विद इन द नेटवर्क। यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर जब हमने तमाम क्लाइंट्स को एक सर्वर के साथ जोड़ दिया है एक कॉमन नेटवर्क बना के, तो ये पॉसिबिलिटी किस तरह आई है? थ्रू एन इंट्रानेट, नॉट इंटरनेट, थ्रू अ इंट्रानेट। इंट्रा कहते हैं विद इन द नेटवर्क। अच्छा, उसके बाद थोड़े ही फासले पे हमें मिल जाता है 32 औरंगजेब ब्लॉक, एसबीआई का न्यू कैंपस। एसबीआई का न्यू कैंपस। यहाँ भी क्या लगा हुआ है? एक और सर्वर। और अगर मैं सिर्फ इसी बिल्डिंग की बात करूं तो ये सर्वर आपस में किसको जोड़ रहा है अपने साथ? क्लाइंट्स को। और यहाँ पे इनका अलग क्या बना होगा? कॉमन नेटवर्क 2, कॉमन नेटवर्क 1। इनका अपना क्या होगा? इंट्रानेट। इनका अपना होगा और इनका अपना। मैनेजमेंट चाहती है कि दोनों को हम एक तार से जोड़ दें। दोनों को हम अब एक तार से जोड़ दें, तो ये कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रानेट। इसको लिखते जाएं फिर भूल जाएगा आपको। यानी कि जब आपने दो इंट्रानेट्स को जोड़ दिया आपस में, तो ये सर्वर और ये सर्वर अब आपस में राब्ते में आ गए। ये पहले अलग अलग थे, इनमें पहले कोई दोस्ती नहीं थी। अब इन सर्वर्स में क्या हो गई है? दोस्ती।
और जब हमने एक तार बिछा दी है तो टेक्निकली अब क्या होगा, या इसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। तो बीच में एक सर्वर आ जाएगा जो कि दोनों कैंपसेस को जोड़ रहा होगा। अदरवाइज़ क्या था, एक बिल्डिंग में एक सर्वर और एक बिल्डिंग में एक सर्वर। अगर इन दोनों को जोड़ देना है तो हमें एक सर्वर की कॉस्ट बच जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, इंट्रा मीन्स विद इन। सर्वर्स की टाइप्स होती हैं, एक टॉप एंड और एक लो एंड। टॉप एंड से क्या फील आ रही है, सस्ता या महंगा, सस्ता या महंगा, महंगा। तो इट इज़ एंड इट इज़ रिलेटिवली चीप। जितने बड़े इदारे उतना सर्वर क्या होना चाहिए, टॉप एंड। जितना हल्का इदारा उसके लिए लो एंड भी काफ़ी है। ये जो जीमेल है, क्या आपको नज़र आती हवा में चलती हुई? जिस तरह ख़त आपको नज़र आते हैं, ख़त जो होता है वो तो आप देख सकते हैं ना, एक ख़त जा रहा है, ख़त आ रहा है। जीमेल की आपको हवा में उड़ती हुई नज़र आती है? नहीं। बेसिकली ये भी अपने अंदर क्या है, सर्वर। ये सर्वर मौजूद है और हर एक के लैपटॉप पे, उसके सिस्टम पे और उसके मोबाइल पे इसकी क्या है, एक्सेस। इस बंदे ने ईमेल करनी है पाकिस्तान से चाइना, पाकिस्तान से चाइना। तो ये जो ईमेल भेजेगा ये किसके पास जाएगी, पहले इस सर्वर पे जाएगी, फिर ये सर्वर उसको आगे भेजेगा कहाँ पे, चाइना। ये बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इसने ईमेल की और ये ईमेल जानी है मलेशिया। ये ईमेल कहाँ जानी है, मलेशिया। ये बंदा इंडिया में बैठा हुआ है, इसने ईमेल की, ये ईमेल जानी है फ़र्ज करें जापान। तो पहले ही ईमेल कहाँ पे जाएगी, जीमेल के सर्वर पे। वहाँ से किसको जाएगी, जिसको भेजी गई है। ये ऐसे ही है कि इस बंदे ने ख़त भेजा, पहले ख़त कहाँ पे जाएगा, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट ऑफिस, फिर वहाँ से ट्रांसमिट होगा दूसरे बंदे के पास। तो जीमेल टॉप एंड सर्विस है, टॉप एंड सर्वर है या लो एंड, इट इज़ अ टॉप एंड सर्वर। सेम इज़ द केस विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है, एक अदद टॉप एंड सर्वर। ये कहलाते हैं नेटवर्क सर्वर्स। इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क सर्वर्स या फाइल सर्वर्स, क्योंकि ये नेटवर्क भी ट्रांसमिट कर रहे हैं और फाइल्स भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चीज़ें भेजी जा रही हैं, एक से दूसरे पे चीज़ें जा रही हैं। पहले मैं नोट कर लें, फिर मैं आपको ये
ये वाली मिसाल बताता हूँ, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। हो गया नोट? हो गया? सर जी घर है और उस घर में 2 बच्चे रहते हैं, एक चाइल्ड 1 और एक चाइल्ड 2। इन दोनों ने जिद की कि इनको एक क्रिकेट गेम चाहिए। अब बारबी गेम भी हो सकती है, मगर हम क्या ले रहे हैं, क्रिकेट गेम चाहिए। तो फादर अगर दोनों ने गेम एक टाइम पे खेलनी हो तो कितनी सीडीज लेकर आएगा, 1 या 2? 2। इसकी अपनी होगी और इसकी अपनी होगी। और अगर इन्होंने 2 सीडियाँ मंगवा के भी खेलनी कमाई नहीं है तो क्या 1 सीडी ज़ाया नहीं जाएगी? 1 ज़ाया जाएगी। क्या किया जाए? अगर 1 लेकर आएगा तो जिद होगी, या वो खेलेगा या वो खेलेगा। अगर दोनों ने सेम टाइम पे खेलनी है तो जिद पड़ेगी। 2 लेकर आएगा तो महंगा पड़ेगा। क्या करें? क्या करें? टाइम डिवाइड कर लें। बच्चे बहुत बदतमीज, वो बाप की बातों में नहीं आते। एक ऑप्शन ये है कि वो एक CPU परचेज करे और इनसे कहे कि मैंने इस CPU के ऊपर ये गेम रख दी है और इस CPU को तुम दोनों के सिस्टम के साथ जोड़ दिया। यानी कि एक मैंने क्या बना दिया है, नेटवर्क बना दिया, या एक मैंने सर्वर खड़ा कर दिया है और दोनों सिस्टम्स को मैंने जोड़ दिया है एक घर में विद अनदर सिस्टम। इस पे अगर गेम पड़ी हुई है तो तुम भी एक्सेस कर सकते हो और तुम भी एक्सेस कर सकते हो, तुम भी यूज़ कर सकते हो और तुम भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। ज़रा गौर करें, इधर आए वापस। यहाँ भी तो ये हो रहा था, हर एक की तार दूसरे के साथ जुड़ रही है। इसकी तार यहाँ पे लगी हुई है, इसकी तार यहाँ लगी हुई है, इसकी तार यहाँ है, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ और इसकी यहाँ। अब अगर इसने कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, इसको C7 ने अगर कोई चीज़ भेजनी है C3 पे, तो पहले ये भेजेगा, कहाँ पे जाएगी? फिर सर्वर से ये C3 इसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। क्या ये विद इन बिल्डिंग है? एक लोकली काम कर रही है, किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रही। तो दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कि विद इन अ हाउस, विद इन अ बिल्डिंग काम करता है। विद इन अ हाउस, विद इन अ बिल्डिंग काम कर रहा। विद इन अ हाउस, विद इन अ बिल्डिंग काम कर रहा। इट इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, आपने अक्सर शायद सुना हो घर में भी कि यार लैन की केबल लगा दो। सुना? वाईफाई की स्पीड कम है मगर लैन केबल से स्पीड ज़रा तेज़ हो जाती है। वो लैन केबल बेसिकली है क्या? लैन केबल इज़ कि जो इंटरनेट आपने यूज़ करना है वो डायरेक्टली आपके सिस्टम को मिल रहा है। डायरेक्टली एक घर में एक सिस्टम को वो वाईफाई या वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये वाईफाई पे हो
तो घर वाले भी एक्सेस कर सकते हैं और घर के बाहर लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी स्पीड रिलेटिवली क्या होती है, स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू लैंड की स्पीड वो क्या होती है, हाई। क्यों, डेडिकेटेड इंटरनेट मिल रहा होता है, लैग नहीं आता। तो जो अक्सर क्लासेस हो रही होती हैं उस पर हम लोग लैन को यूज़ करते हैं, वाईफाई को यूज़ नहीं करते। क्यों, वाईफाई के सिग्नल्स ड्रॉप होने के चांसेस हैं, मगर लैन ड्रॉप नहीं होती जब तक उसकी तार ना काट दी जाए। वो डायरेक्ट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। याद है, क्लियर है? अच्छा, तो एक लैन ये है और एक लैन क्या है, ये यहाँ पे भी लैन है, यहाँ पे भी लैन है। अब अगर मुझे बीच में एक सर्वर खड़ा करना है तो इसकी लैन तो यहाँ पे है और इसकी लैन यहाँ पे है। अब कैसे करूँ, जोड़ूँ कैसे? दो लैनों को अगर आपस में मुझे जोड़ना हो उसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वो था लोकल एरिया, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, एक बात और सुन लें, अगर एक ब्रांच लाहौर के बाद कहाँ पे है, इस्लामाबाद में है, और मैं चाहता हूँ कि लाहौर को जोड़ दूँ किसके साथ, अब क्या करूँ? वो तो एक विद इन लाहौर है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ बिल्डिंग। दो बिल्डिंग्स को जोड़ना हो तो वैन, और मल्टीपल ब्रांचेस को जोड़ना हो विद इन ज्योग्राफिक मूवमेंट करनी हो तो मल्टीपल एरिया, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। ये ज़्यादा किताब में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं भी सिर्फ आपको इसकी बेसिक ही बता रहा हूँ क्योंकि यही बहुत है। अच्छा, वैसे हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? एक अकाउंटेंट को इसकी क्यों नॉलेज होनी चाहिए, वाई? क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? भाई आपका तो काम पैसों से है ना, फाइनेंस से है, अकाउंट से है, बैलेंस शीट से है, इनकम स्टेटमेंट से है, पैसे से है। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका यूज़ है? बेसिकली आप कंपनी में कौन होते हैं वाली मिसाल याद है कि इसका रोल क्या होता है, फादर वाला, और इसके अंदर तमाम इसके बेटे काम कर रहे हैं। सेल्स का अपना, परचेज का अपना, आईटी अपना, एचआर अपना, एडमिन अपना। तो फादर को नहीं पता होना चाहिए कि उसका बेटा कर क्या रहा है। तो दैट इज़ वाई हम एचआर भी पढ़ते हैं, हम आईटी भी पढ़ते हैं, हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, हम फाइनेंस भी देखते हैं, हम प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, हम सर्विसेज भी देखते हैं, ताकि हमें फ़ैसला करने में क्या हो, आसानी हो, और कोई भी बंदा हमें आसानी से चूना ना लगा सके। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बहुत आसानी से इनकी बातों में आ जाएंगे। ये ऐसा ही है कि एक फादर को नहीं पता कि सीए का क्या स्ट्रक्चर है, और आप लोग जाके कहें बाजी सीए में ना 2 लाख से कम तो फील होती ही नहीं है, तो 2 लाख रुपया दें, मैं अभी बस दस्ती एडमिशन करवा के आता हूँ। देखा, झूठ बोला, फ़ौरन से पेन गिर गया। तो एक फादर को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग आईटी सिस्टम हो, कंपनी को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? फ़ायदा देगा। और अगर एक स्ट्रॉन्ग आईटी हमारे पास ना हो, हमारे कंपेटिटर के पास हो, तो हमारे लिए फ़ायदा या नुकसान है? हमारे लिए नुकसान है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक अच्छा आईटी सेटअप है, गुड आईटी सेटअप, तो ये मेरी क्या बन जाएगा, स्ट्रेंथ, और ये मेरे लिए क्या ओरिजिनेट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़। बट अगर यही मेरे कंपेटिटर के पास है और मेरे पास इससे हल्का है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, वीकनेस, और ये मेरे लिए क्या निकालेगा, थ्रेट्स। क्या निकालेगा, थ्रेट्स। मेरे पास हो तो मेरी स्ट्रेंथ है और मेरे लिए क्या निकाल रहा है, अपॉर्चुनिटी। किसी और के पास हो तो मेरी क्या बन जाएगी और मेरे लिए क्या बन जाएगा, थ्रेट्स। एक अच्छा आईटी सिस्टम एक कंपनी में लगाओ, सेल्स वाले उससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। सेल्स के पर्सपेक्टिव से सोचें कि सेल्स वालों इससे क्या क्या फ़ायदा निकालेंगे, बताएं।
सेल्स, सोचें सेल्स में क्या क्या होता है। एक अच्छा आईटी हो तो मैं फिजिकल सेल्स के साथ क्या क्या कर सकता हूँ, ऑनलाइन सेल्स कर सकता हूँ। राइटिंग अच्छी कर ले यार उसामा, क्या हो गया। आई कैन डू ऑनलाइन सेल्स और आई कैन टेक फीडबैक फ्रॉम माई कस्टमर्स। वो रेटिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट को, वो तो मार्केटिंग में जाएगा। सेल्स वाले क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, कनेक्शन बिल्ड होता है सेल्स वाले कैसे। कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कस्टमर को आप फीडबैक फॉर्म जो है वो दस्ती एक क्लिक में सबको भेज दें और सारे आपको फिल करके वापस भेज दें। चलो टाइम सेव कर लेता है। और वो इन्वेंट्री है, वो प्रोडक्शन में जाएगा। सेल्स, सेल्स वाले ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उनका बिक रहा है, कौन सा उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो वो डाटा मेंटेन करेंगे। वो डाटा मेंटेन करेंगे और फिर ये डाटा किसके काम आएगा, प्रोडक्शन के काम आएगा। भाई जो चीज़ बिक रही है वही बनेगी ना, और जो नहीं बिक रही वो नहीं बनेगी। अच्छा, परचेज के साथ इसका क्या रोल है। परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के पास अब मौका है कि वो डिपेंड नहीं कर रहा, नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली लोकल सेलर्स। अब वो ऑनलाइन भी चीज़ें ऑर्डर कर सकता है। और भाई पहले क्या था, जब तक आईटी नहीं था कोई भी वेंडर हमें महंगा बेच सकता था, हमारे पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। बट आज बैठे मुझे पता है कि अगर मैं चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करवाऊँ तो मुझे कितना सस्ता पड़ेगा। तो मैं अपने मैं अपने सप्लायर के साथ बहस कर सकता हूँ कि भाई अगर मैं खुद मंगवाऊँ तो मुझे सस्ता मिल रहा है, तुम दे रहे हो तो मुझे महंगा मिल रहा है, तो इसका रेट कम करो। और क्या फ़ायदा, पैसा बच सकता, पैसा बचेगा और टाइम भी बचेगा। और परचेज, क्वालिटी हमें अच्छी मिल सकती है, अच्छी क्वालिटी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और बताएं और क्या फ़ायदा परचेज का। वो टाइम सेविंग में आ गया ना। एक और बता दें बस, परचेज डिपार्टमेंट, वहाँ पे हम फीडबैक ले रहे थे, यहाँ पे हम फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री, या आप कह लें कि आसानी के लिए कर देता हूँ वेयर हाउस, या जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है बेचने वाला, इस डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा होगा। चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, हमें पता होगा कि हमने कौन सी शेल्फ में कौन सा सामान रखा है, डाटा मेंटेन हो रहा होगा। और ये फीडबैक दे सकते हैं परचेज वालों को कि भाई ये चीज़ बिक रही है तो ये चीज़ मंगवाओ, अदरवाइज़ ये चीज़ ना मंगवाना। और इन्वेंट्री वालों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, अपना स्टॉक रिस्टोर कर सकते हैं, फीडबैक। और इन्वेंट्री, वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो स्टॉक रख के बैठा। अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, सेल्स को जोड़ दूं किसके साथ,
नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे सामान आ रहा होता है, सामान की पिक्चर आती है, उसके नीचे कुछ लिखा आ रहा होता है कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। 2 पीस पड़े हैं, 3 पीस पड़े हैं, 4 पीस पड़े हैं या नहीं पड़ा, वो बेसिकली किस तरह आपको पता चल रहा होता है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में इंटीग्रेट हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। सेल्स को पता है कि पीछे इन्वेंट्री में कितना माल पड़ा है, इन्वेंट्री वालों को पता है कि उन्होंने सेल्स को कितना माल प्रोवाइड करना है। अच्छा, ये आपस में और ये आपस में भी जुड़े होते हैं। इनको जैसे पता चलेगा कि यार ये स्टॉक कम हो रहा है तो ये फ़ौरन से क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे, या किसको हुक्म देंगे कि भाई अब क्या करो, प्रोडक्शन करो उसी चीज़ की। तो कंपनी में सारे सेटअप्स आपस में जुड़े हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी ना और सारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं आने वाला। उसी वक्त फ़ायदा आएगा जब ये सारे आपस में जुड़ के फैसला दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मुझे बताइए, कोई मसला, कोई परेशानी? आप लोगों ने काम करना है, वो काम ये है कि पेज 41 तक सिर्फ रीड करके आना। 2 मिनट, पेज 41 तक सिर्फ रीड करके आना है आराम से, सुकून के साथ। और जहाँ पर आपको लगे यार ये मुश्किल वर्ड है, उसको क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना। अक्सर बातें तो आसान है, आपको समझ आ जाएंगी, मैंने करवा भी दी हैं। बट यहाँ तक मैं आपकी ड्यूटी लगा रहा हूँ कि आपने इसको सिर्फ क्या करना है, 2-4 दफ़ा अच्छे से रीड करना है, मुश्किल वर्ड को क्या कर लेना है, हाईलाइट कर लेना। तो यहाँ से कहानी कल उठाते हैं और IAS में जंप करेंगे। ठीक है जी, रब रखा।